नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं पर्यावरण एवं सामाजिक विज्ञान के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। आप सभी को पता है कि जो सुपर टेट एग्ज़ाम होने वाली है उसमें पर्यावरण भी पूछा जाएगा और सामाजिक विज्ञान भी पूछा जाएगा। दोनों के 10 नंबर के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं आपके नंबर को बढ़ाने में, आपके अच्छे अंक प्राप्त करने में। तो यहाँ पर आपको स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है। टोटल 15 प्रश्न लिए हैं, ज़्यादा प्रश्न नहीं हैं, तो आपको स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। और जब वीडियो समाप्त हो जाए, जब आपको कमेंट से के माध्यम से बताना है कि जो आज का वीडियो है हमारा वो आपको कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न हमारा, जादूगोड़ा की खाने प्रसिद्ध है। यहाँ पर आपको बताना है जो जादूगोड़ा है इसकी जो खाने हैं दोस्तों, ये किस लिए प्रसिद्ध हैं। लौह अयस्क के लिए हैं, माइका के भंडारों के लिए हैं, स्वर्ण के भंडारों के लिए हैं, या फिर यूरेनियम के भंडारों के लिए हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो याद रखिएगा। जो जादूगोड़ा की खाने दोस्तों, ये यूरेनियम के भंडारों के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ पर जो यूरेनियम है दोस्तों, इसे मेंटल ऑफ होप के नाम से भी जाना जाता है। साथ में आपको पता होना चाहिए कि जो जादूगोड़ा है दोस्तों, ये कौन से राज्य में, कौन से ज़िले में आता है। तो ये झारखंड के सिंहभूमि ज़िले में आता है जादूगोड़ा, जो कि यूरेनियम के भंडारों के लिए प्रसिद्ध है। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर हमारा यहाँ पर डी वाला होगा। चलिए, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा पारिस्थितिकी अति क्रियाशील स्थल हॉट स्पॉट माना जाता है। पश्चिम हिमालय, शिवालिंग, पश्चिमी घाट, या फिर पूर्वी घाट। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि भारत का कौन सा, इन चारों विकल्पों के माध्यम से बताना है कि कौन सा पारिस्थितिकी अति क्रियाशील स्थल हॉट स्पॉट को माना जाता है। तो यह माना जाता है पश्चिमी घाट को। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारत का पश्चिमी घाट को पारिस्थितिकी अति क्रियाशील स्थल या फिर हॉट स्पॉट माना जाता है। यहाँ पर राइट आंसर हमारा तीसरा वाला होगा। चलिए, तापीय विद्युत को पैदा करने के लिए किस प्रकार का कोयला मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है। यहाँ पर प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। तापीय विद्युत को पैदा करने के लिए पूछा गया है कि किस प्रकार का कोयला मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है। तो आपको याद रखना है, ये है एंथ्रासाइड। जो एंथ्रासाइड कोयला होता है दोस्तों, ये मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है तापीय विद्युत को पैदा करने के लिए। इसमें जो कार्बन की मात्रा होती है, या फिर कह सकते हैं कि इसमें कार्बन का जो अंश होता है वो अधिकतम होता है, और जो जल का अंश होता है वो कम होता है एंथ्रासाइड में। इसलिए तापीय विद्युत को पैदा करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर तीसरा वाला होगा। चलिए, उत्तर भारत में बाढ़ की घटनाएं क्यों बढ़ी है। ये तो आप सभी को पता ही होगा क्यों बढ़ी है। उत्तर भारत में बाढ़ की घटनाएं वार्षिक वर्षा में वृद्धि के लिए, बांधों में गाद अधिक जमने के लिए, अपवाह क्षेत्र में वन कटाई में वृद्धि, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो उत्तर भारत में बाढ़ की घटनाएं बढ़ी है दोस्तों, वो अपवाह क्षेत्र में वन कटाई में वृद्धि के लिए बढ़ी है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर कौन सा होगा, तीसरा वाला होगा। चलिए, अगला प्रश्न है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष दिवस कौन सा है। 1986, 1999, 2006 या फिर 2010। यहाँ पर जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष आपको बताना है। तो याद रखिएगा, जो जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष यदि पूछा जाए तो आपका राइट आंसर क्या होगा, 2010। 2010 हमारा राइट आंसर होगा। चलिए, आर्टोकार्पस एंट्रीगा वैज्ञानिक नाम किसका। यहाँ पर देखिए, जो आर्टोकार्पस एंट्रीगा वैज्ञानिक नाम आपको बताना है कि ये किसका है। अनानास का है, अमरूद का है, सिल्वर ओक का है, या फिर कटहल का है। काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो याद रखिएगा, जो आर्टोकार्पस एंट्रीगा है दोस्तों, ये कटहल का वैज्ञानिक नाम है। किसका है ये वैज्ञानिक नाम, कटहल का वैज्ञानिक नाम है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा कौन सा होगा, फोर्थ वाला होगा। चलिए, निम्न रेशों में से कौन पौधे के तने का उत्पाद नहीं है, या फिर कह लीजिए कि इन चारों विकल्पों में से वो कौन सा विकल्प है, या फिर कौन सा पौधा है जिससे हम रेशों को प्राप्त नहीं कर सकते तने के माध्यम से। तो इन चारों विकल्पों के माध्यम से बताना है, सन, पटसन, जूट या फिर कपास। तो यहाँ पर याद रखिएगा, सन, पटसन और जूट, इन तीनों के तने से हम रेशों को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन कपास के तने से हम रेशों को प्राप्त नहीं कर सकते। जो कपास का फल होता है उससे हम जो रुई होती है उसको हम प्राप्त कर सकते हैं, ना कि रेशों को। तो यहाँ पर क्या पूछा गया था कि कौन सा उत्पाद नहीं है, तो राइट आंसर हमारा क्या होगा,
कपास होगा। चलिए अगला प्रश्न है 8वां, किस रोग का नाश हो चुका है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन चारों विकल्पों के माध्यम से आपको बताना है। मम्मस है, खसरा है, स्मॉल पॉक्स है या फिर चिकन पॉक्स है। इन चारों विकल्पों के माध्यम से आपको बताना है कि वो कौन सा रोग है जिसका नाश हो चुका है। तो आपको पता होना चाहिए वो स्मॉल पॉक्स है। स्मॉल जो पॉक्स दोस्तों एक तरह का संक्रामक रोग था जिसको हम छोटी माता के नाम से भी जानते हैं। इसका नाश हो चुका है। यदि हम जाने कि ये कौन से विषाणु के द्वारा होता था तो यहाँ वेरोला विषाणु द्वारा होता था। कौन से विषाणु के द्वारा होता था? यहाँ पर लिख देता हूँ, वेरोला जो विषाणु है इसके कारण यह रोग होता था। ये एक संक्रामक रोग है और इसे छोटी माता के नाम से भी जाना जाता है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर तीसरा वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है 9वां, जो कि आप सभी को पता है इसके बारे में। चिपको नारा पारिस्थितिकी स्थायी अर्थव्यवस्था है किसने गढ़ा था? यहाँ पर आपको बताना है जो ये नारा है ये किसके द्वारा गढ़ा गया। चांद प्रसाद भटके, सुंदरलाल बहुगुणा के, श्याम प्रसाद बहुगुणा के या फिर बचनी देवी के। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा जो चिपको आंदोलन का जो प्रसिद्ध नारा है दोस्तों, पारिस्थितिकी स्थायी अर्थव्यवस्था है, यह नारा सुंदरलाल बहुगुणा ने दिया है। या फिर कह सकते हैं कि यह किसने गढ़ा है? सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा यह जो नारा है दोस्तों वो गढ़ा गया है। अब बात करते हैं कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो याद रखिएगा जो चिपको आंदोलन है इसकी शुरुआत उत्तराखंड राज्य में चमोली जिले से हुई थी। कहाँ से हुई थी? चमोली जिले से हुई थी चिपको आंदोलन की शुरुआत। चलिए, नर एनाफिलिज मच्छर किससे अपना भोजन ग्रहण करते हैं? यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि किसके बारे में पूछा गया है, नर के बारे में पूछा गया है या फिर मादा के बारे में। क्योंकि यदि आपने यहाँ पर ध्यान नहीं दिया तो आप आंसर गलत कर सकते हैं। यदि नर एनाफिलिज मच्छर के बारे में पूछे तो आपका राइट आंसर होगा फूलों के मधु से, और मादा एनाफिलिज मच्छर के बारे में पूछे तो आपका राइट आंसर होगा आदमी के खून से। याद रखिएगा, नर एनाफिलिज मच्छर फूलों के मधु से अपना भोजन ग्रहण करते हैं और जो मादा एनाफिलिज मच्छर होते हैं वो आदमी के खून से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए, निम्न में से कौन राजनीतिक विधायिका से संबंधित है? यहाँ पर देखिए इन चारों विकल्पों के माध्यम से बताना है। जिला न्यायाधीश, रक्षा मंत्रालय का सचिव, वित्त मंत्री या फिर पुलिस अधीक्षक। इन चारों में से कौन राजनीतिक विधायिका से संबंधित रखता है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा हमारा वित्त मंत्री। याद रखिएगा जो वित्त मंत्री है दोस्तों ये राजनीतिक विधायिका से संबंधित रखते हैं। बाकी जो जिला न्यायाधीश है, रक्षा मंत्रालय का सचिव है और जो पुलिस अधीक्षक हैं ये भारत की विभिन्न सेवाओं में पदस्थ अधिकारी होते हैं, ना कि राजनीतिक विधायिका से संबंधित होते हैं। तो राइट आंसर कौन सा होगा? वित्त मंत्री। वित्त मंत्री राजनीति विधायिका से संबंधित रखते हैं। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर तीसरा वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में निम्न में से किस अनुसूची में दल बदल कानून है? यहाँ पर देखिए काफी इंपॉर्टेंट है, भारतीय संविधान से संबंधित प्रश्न पूछा गया है कि इन चारों विकल्पों में से वो कौन सी अनुसूची है जिसमें दल बदल कानून है? दूसरी अनुसूची है, 10वीं अनुसूची है, तीसरी अनुसूची है या फिर चौथी अनुसूची है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा वह सूची 10वीं अनुसूची है जिसमें भारतीय संविधान में दल बदल कानून है। याद रखिएगा संविधान की 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून समाहित है और इसे 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा शामिल किया गया। याद रखिएगा यदि एग्जाम में पूछे जो दल बदल कानून है इसको कौन से संशोधन में शामिल किया गया था संविधान के, तो याद रखिएगा इसे 52वें या फिर कह सकते हैं कि 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा शामिल किया गया है। याद रखिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 13वां प्रश्न है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के तथा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने में भाग लेता है? कौन लेता है? रक्षा मंत्रालय लेता है, लोकसभा, प्रधानमंत्री या फिर भारतीय प्रतिभूति और विनियामक बोर्ड? काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो याद रखिएगा जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के तथा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने में लोकसभा भाग लेता है। कौन लेगा भाग? लोकसभा यहाँ पर भाग लेगा। राइट आंसर हमारा कौन सा होगा? बी वाला होगा। चलिए, किसका अर्थ है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को न्यायालय में पेश किया जाए? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध या फिर अधिकार प्रक्षा? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ होता है कि
गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाए, न्यायालय फिर उस मामले की जांच करता है और यदि न्यायालय मामले को अवैध पाता है तो गिरफ्तार व्यक्ति को रिहा कर दिया जाता है। किसके अर्थ की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर? बंदी प्रत्यक्षीकरण अर्थ की बात कर रहा हूं। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? पहला वाला होगा। चलिए अंतिम प्रश्न है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित केंद्रीय खुफिया एवं जांच ब्यूरो रिक्त स्थान सूची का विषय है। कौन सी सूची का विषय होगा? राज्य, समवर्ती, संघ या फिर वैश्विक। यहाँ पर देखिए जो विकल्प हैं वो चेंज हो चुकी है, तो यहाँ पर ए, बी, सी और डी विकल्प यहाँ पर रहेंगे। तो इसके अनुसार आपको राइट आंसर बताना है क्या होगा। तो यहाँ पर जो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित केंद्रीय खुफिया एवं जांच ब्यूरो है, साथ में जो केंद्रीय पुलिस बल है, सेना है, अर्धसैनिक बल हैं, ये सभी कौन सी सूची का विषय है? तो ये संघ सूची का विषय होंगे, जिसमें आपका केंद्रीय खुफिया भी आएगा, जांच ब्यूरो भी, केंद्रीय पुलिस बल, सेना, अर्धसैनिक बल, ये सभी संघ सूची के विषय होंगे। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर तीसरा वाला होगा। तो यहीं पर जो आज के 15 प्रश्न थे, जिसमें आपको पर्यावरण के प्रश्न भी मिले और साथ में सामाजिक विज्ञान के भी मिले। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, आपको कमेंट्स के माध्यम से बताना है। अच्छा लगे तो लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो जल्दी ही दोस्तों एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं, जब तक के लिए धन्यवाद।